हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर स्कूपी वीडियो ऑफ स्कूप ट्यूबर। आज हम वन चैप्टर इज इक्वल्स टू 10 मिनट सीरीज में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहां से चेकआउट कर सकते हो या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर चेक कर सकते हो। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट्स कौन से हुए थे। सबसे पहला है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें आधी लीफ को तो KOH सॉल्यूशन के अंदर रखा गया था और आधी लीफ को एक्सपोज रखा गया था, जैसा जो सनलाइट वगैरह भी मिल रही थी। सनलाइट CO2 वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो क्या देखा गया, जो एक्सपोज्ड पार्ट था वहां पर स्टार्च बनना था, क्योंकि वहां पर आयोडीन टेस्ट जब कराया गया था वो पॉजिटिव था। इसका मतलब CO2 नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगला एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्ली का बाल जार एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या करा, दो सेटअप्स लिए, एक कैंडल ली और एक माइस लिया। तो वो दोनों मर गए कुछ टाइम बाद, लेकिन जो उन्होंने वहां पर एक प्लांट रखा तो वो दोनों जिंदा रह पाए और प्लांट भी जिंदा रह पाया, मतलब तीनों के तीनों जिंदा रह पाए। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कुछ तो ऐसा रिलीज करते हैं जिससे कि जो कैंडल और वो माइस है दोनों को दोनों सर्वाइव कर पाए, मतलब कि कैंडल जो है वो जलती रह पाई है और माइस लाइव रह पाया है। उसके बाद इंजे हाउस एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया था हाइड्रिला और उन्होंने ऑब्जर्व करा पानी के अंदर कुछ एयर बबल्स बन रहे हैं डे टाइम में। तो उन्हें पता चला लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, O2 फॉर्म होती है। अगला एक्सपेरिमेंट है जूलियस वॉन सैक्स का। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि जो स्टार्च होता है वो स्टोर होता है ग्रीन पार्ट में लीफ का, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट है डब्ल्यू इंजेमैन का। इन्होंने कौन सा एल्गी ली थी, इन्होंने एल्गी ली थी, इसका नाम था क्लेडोफोरा, और उन्होंने बताया उसका एक्सपेरिमेंट करके कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड वेवलेंथ पर होती है, मतलब रेड लाइट पर होती है। अगला है कॉर्नेलियस वैन नील। उन्होंने क्या करा, फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट होती है ये प्रूव करके दिखाया। कैसे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें उन्हें पता चला कि जो O2 आती है ना वो पानी के टूटने से बनती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डायग्राम किसका, क्लोरोप्लास्ट का। वैसे हम इसको एक बार और पढ़ चुके हैं पहले, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, मोर परमिएबल, और इनर होती है लेस परमिएबल। ग्रेना क्या होता है, ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड्स, थैलेकॉइड्स के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोराइलेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमा लैमेले के अंदर केवल PS1 प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके अंदर केवल साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होती है। अगला स्ट्रोमा है जहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। अब पिगमेंट्स को देख लेते हैं। पहला है A, ब्लू और ग्रीन। B होता है येलो और ग्रीन। कैरोटीनॉइड होता है येलो ऑरेंज और ज़ैंथोफिल होता है येलो। ठीक है, एक बार यहाँ पर देख लो, क्लोरोफिल एक ऐसा होता है, इसमें एक फाइटोल टेल होती है और ऊपर Mg2+ से हेड ऑफ फॉस्फोरिंग रिंग जुड़ी हुई होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है जेड रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है नॉन साइक्लिक जिसे हम जेड स्कीम भी बोलते हैं, और एक होता है साइक्लिक। और एक बार पढ़ लेते हैं दोनों को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें देखो कुछ जेड सा बन रहा है ना, इसमें दोनों के दोनों PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर ATP और NADPH दोनों बनते हैं। इसे नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं, देख लो यहाँ पर कहाँ साइकिल बंद हो रही है, साइकिल बंद थोड़ी हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स एक बार निकल गए PS2 से, वो दोबारा PS2 पे लौट कर थोड़ी आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक बोलते हैं। इसके बाद दूसरा है साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है, केवल PS1 फंक्शनल होता है, ये स्ट्रोमल लेमेला के ऊपर होता है और उसमें ATP तो बनता है लेकिन NADPH नहीं बनता है, और इसकी मैक्स वेवलेंथ होती है 680 नैनोमीटर्स। अब हम देख लेते हैं कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये किस लिए बनाई गई थी, प्रोटीन ग्रेडियंट को समझाने के लिए। पहले क्या होता है, पानी स्प्लिट होता है अंदर की साइड पर, थैलेकॉइड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ल्यूमन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या एक एक्सेप्टर प्रेजेंट है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे और क्या करेगा, वो H+ आयंस को बाहर निकालता रहेगा। केवल एक यही तरीका नहीं है, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या एक और चीज़ हुई है क्या, कि यहाँ पर केवल और केवल इसी से नहीं निकाला गया है, मतलब F1 F2 नोड से ही केवल H+ बाहर नहीं निकाला गया है, एक और तरीका निकाला गया है, क्या, रिड्यूस करा गया है NADPH को, NADP को NADPH2 में। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर जो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट है वो करते हैं, वो मतलब वो मेंटेन करते हैं। इसके बाद है हमारा C3 साइकिल, जिसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इसका पहला प्रोडक्ट है PGA और ये स्ट्रोमा के अंदर होती है
और मोनोकोट और डाइकोट दोनों में होती है। देख लेते हैं कैसे होती है। आरयूबीपी जो कि 5 कार्बन होता है, इसमें CO2 ऐड होती है और रिबिस्को एक एंजाइम यूज होता है। इस वाले स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, जिससे ये PGA बन जाता है। फिर उसके बाद रिडक्शन होता है PGA का। क्या और क्या क्या होता है, 2 ATP यूज होती हैं और 2 NADP यूज होते हैं। तो ATP से ADP बन जाता है और NADPH से NADP प्लस बन जाता है, मतलब दो बन जाते हैं ये, जिससे बनता है ट्रिपोज फॉस्फेट। ट्राइपोज फॉस्फेट के बाद रिजनरेशन होती है, जहाँ पर एक और ATP यूज होती है और ADP बन जाता है और RUBP वापस से बन जाता है। तो देख लेते हैं, एक ग्लूकोज के लिए हमें 6 केल्विन साइकिल चाहिए और इसका मतलब इसमें कितनी ATP यूज होती है। देखो, 2 तो यहाँ पर हुई है PGA से ट्राई फॉस्फेट बनने में और एक यहाँ पर हुई है रिजनरेशन वाले स्टेप में। तो 3 ATP लगी है, तो 6 × 3 यहाँ पर कितनी 18 ATP लग जाएंगी और 2 NADPH2 लगी हैं, तो एक ग्लूकोज के लिए 12 NADPH2 लग जाएंगे। इसके बाद देखते हैं एक बार C4 साइकिल, जिसको हम हेचन स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट है हमारा 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये CO2 एक्सेप्टर जो इसका होता है, उसे बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये मोनोकोट के अंदर होती है, जैसे कि सरगासम, अमरनेंथस, मेंज और सुगरकेन। तो कोई इसे बहुत इजी तरीके से बताऊंगी मैं। PEP प्लस CO2 होता है, जो कि माल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर माल्टेज जाता है कहाँ पर, बंडल शीथ में, और बंडल शीथ से PEP दोबारा बन जाता है। कैसे, CO2 बाहर निकल जाती है, जो कि C3 साइकिल में यूज होती है, और एक ATP खर्च होती है, जिससे ADP प्लस PI बन जाता है। और मीजोफिल और बंडल शीथ की जो एनाटॉमी होती है, हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम कर्न्स एनाटॉमी। पेपकेस जो एंजाइम होता है, वो इंश्योर करता है कि CO2 की कंसंट्रेशन रिबिस्को के आसपास ज़्यादा रहे, क्योंकि वो जब भी ढंग से काम कर पाता है और जिससे हाई प्रोडक्टिविटी हो जाती है प्लांट की। अगला है कैम पाथवे। कैम पाथवे क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम एसिड मेटाबॉलिज्म होती है। डे टाइमर मैलिक एसिड जो होता है, वो पायरुवेट प्लस CO2 में टूट जाता है, जो कि C3 साइकिल रिबिस्को में यूज हो जाता है और जिससे शुगर और स्टार्च बन जाती है। लेकिन नाइट में क्या होता है, PEP प्लस CO2 होता है, जैसे कि पेपकेस उस पर रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है, जिसके बाद वो मैलिक एसिड बन जाता है, जो कि स्टोर हो जाता है वैक्यूल में और दिन के टाइम पर वो यूज हो जाता है। उसके बाद C2 साइकिल, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई शुगर बनती है और ना कोई ATP फॉर्म्ड होता है, और CO2 भी रिलीज हो जाती है और ATP कंज्यूम्ड भी करती है ये। देख लेते हैं कैसे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, उसके बाद पेरोक्सिसोम के अंदर, उसके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, कैसे RUBP के ऊपर रिबिस्को रिएक्ट करता है एक एक्सिनेज की फॉर्म में, जैसे PGA, और क्या बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2C होता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम ब्लैक्समैन लॉ ऑफ लिमिटिंग। अगर किसी भी प्रोसेस में, जैसे फोटोसिंथेसिस है, उसके ऊपर कोई एक फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं, तो जो उसका रेट है ना, वो किसी एक फैक्टर जो कि मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है अपनी, उस पर डिपेंड होगा। ठीक है, और ये दिया गया था 1905 में। इसके बाद हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला है लाइट। लाइट की अगर हम देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट वेवलेंथ होती है PAR, जिसे बोलते हैं फोस्फोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, जो कि 400 से 700 नैनोमीटर तक होती हैं। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। अगर हम ज़्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं तो वो है ना, क्लोरोफिल, वो डिफॉर्म हो जाता है, मतलब कि वो टूट जाता है, जिससे कि वो फंक्शन ही नहीं कर पाता है। अगला है CO2। ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। जब लाइट कम होती है और CO2 कम होती है तो C4 C3 प्लांट्स पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब लाइट हाई हो जाती है तो C4 और C3 क्या दिखाते हैं, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ही हाई होती चली गई तो एक टाइम के बाद ये सैचुरेट हो जाते हैं, मतलब एक टाइम के दिन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, जितने चल रहे होते हैं उतने ही चलते हैं। जैसे सैचुरेशन का पैसे समझ सकते हो, जैसे आपके घर में 3 टंकियाँ हैं, मतलब 3 नल हैं, तो अगर आप एक नल को चला देते हो और बाल्टी को भरने लग देते हो, तो वो भर रही है, अपने हिसाब से भर रही है। लेकिन जब हम तीनों नलों को चला देंगे तो उसके बाद वो तो अपने हिसाब से बढ़ेगी ना, वो तेज बढ़ जाएगी, लेकिन अपने अकॉर्डिंग तो बढ़ेगी, भरेगी बाल्टी। ज़्यादा तो हम नहीं जा सकते, तो वो एक सैचुरेशन आ जाता है। ठीक है, अगला है वाटर। अगर वाटर कम या ज़्यादा होगा तो क्लोजिंग या ओपनिंग होती स्टोमेटा की। उसके बाद अगला है टेम्परेचर। लाइट रिएक्शन जो होती है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके एंजाइम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन वाले एंजाइम्स पे पड़ता है। और जो C4 प्लांट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं, और जो C3 प्लांट्स होते हैं वो लो टेम्परेचर ऑप्टिमम होते हैं।
Okay, chapter completed. If you like the video, then hit the like button and subscribe to our channel, The Scoop Tuber. Also give your valuable comments in comment section. Thank you.